नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के दूसरे चैप्टर के साथ आ चुके हैं क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज हम लोग देखेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 7 के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप इसलिए बोल सकते हो क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये कहना क्या चाहता है चैप्टर। ठीक है, क्योंकि हम शुरुआत में पढ़ते जाते हैं और लास्ट में पता चलता है कि ये तमाम चीज़ें तो चैप्टर बता दिया, लेकिन ये इसका मतलब क्या था, मतलब ये कहना क्या चाहता था, हम यही नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें हमारा मेन फंडा होगा इस चीज़ को आसानी इस तरीके से समझना और देखेंगे कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी होता क्या है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड एक कोट मैं बता देता हूँ। इनजस्टिस एनीवेयर, कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है तो वो जहाँ जहाँ भी न्याय हो रहा है सब जगह पर एक खतरा है। जैसे आप ये समझ लो कि दूसरों को देखकर ही लोग ज़्यादा प्रेरित होते हैं। ठीक है, जैसे लोग ज़्यादा आइडियल वगैरह बनाते हैं ना लोगों को, तो उसी तरीके से अगर कोई अन्याय करता है तो और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है तो इस तरीके से ज़्यादा लोग अन्याय करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप लोग थोड़ा अवेयर रहते हो, हालांकि सरोकार क्लासेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे रसिया और यूक्रेन के बीच में जो इस समय वार चल रहा है, अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम पे ये आशा लगाया जा सकता है कि चाइना या पाकिस्तान भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव जो उनका डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें। ठीक है, तो ये दोनों हमारे लिए ही खतरा है, तो ऐसा बोला जा सकता है। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि इनजस्टिस एनीवेयर, अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है तो वो हर जगह जहाँ पे न्याय हो रहा है उसके लिए एक खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि अगर वो अन्याय किया कोई व्यक्ति और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है तो वो फिर सोचेंगे और व्यक्ति सोचेंगे कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरे खिलाफ भी कुछ भी नहीं होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा गलत काम करने लगेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर नंबर 7, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों को टफ क्यों लगता है? अभी तक तो हमने पढ़ लिया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और इसके अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, जैसे मोनार्की क्या होती है, ठीक है, ओलिगार्की क्या होती है, या फिर जो तमाम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और भी तरीके के हैं उनको हम लोग ने देखा है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है, डेमोक्रेसी मतलब मोटा मोटा आइडिया होगा आप लोगों को, ऐसा मैं बिलीव करता हूं। अगर नहीं है तो भी हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और उसको एकदम हीरो लेवल तक लेके जाएंगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है डेमोक्रेसी और उसके आउटकम्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हो या आप लोग मेरे साथ जो है सहमत हो तो फिर ये चैप्टर आप ही लोगों के लिए बना है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे हो, जैसे आप क्लास 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप 10th के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों, तो क्या दिक्कत है कि आप लोग सबसे पहले अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। मान लो फिजिक्स आप उठा लो या आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो मान लो एसएसटी उठा लिया आपने। ठीक है, अब आप सबसे पहले एसएसटी कंप्लीट करोगे अपना पूरा, फिर क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप उठा के उनको प्रैक्टिस करोगे। अगर उसमें से क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आप समझोगे कि जो मैंने पढ़ा था हाँ वो सही था, वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ कि इससे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर उससे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे दोस्तों तो फिर आपको और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से अभी तक जब हमने देखा कि डेमोक्रेसी हमको पता हो गई है तो अब हम उसी को देखेंगे कि उसका ग्राउंड लेवल पे क्या यूज़ है, उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, क्या डेमोक्रेसी जो लिखी जाती है, जो बोली जाती है, जो पढ़ी जाती है, उसका कुछ यूज़ है हमारे सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें आपको पूरे चैप्टर में बताई जाती हैं। तो 3 तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है सभी के दिमाग में कि हम लोग पढ़ के तो आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन जैसा कि मुझे भी पता है आप लोग कितना ध्यान देते हो सोशल साइंस पे, ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि वो साइंस साइड लें या कॉमर्स साइड लें, आर्ट साइड में बहुत कम बच्चे जाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं देते। और स्कूल में कुछ ऐसा जो है कन्वेंशन चला हुआ आ रहा है कि हाँ किस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चों को उसमें कुछ इंटरेस्ट ही ना बने। ठीक है, लेकिन अगर जब आप लोग बाहर जब आगे पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेन फंडा यहीं से था, साइन थीटा और कॉस थीटा तो अलग की बात थी। ठीक है, पूरा कहानी जो है देश कैसे चलता है वो इसी में बताया जाता है। तो अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ने अगर 9th का भूल चुके हो तो कोई बात नहीं है, हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी से। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम लोग डेमोक्रेसी को एसेस कैसे करें, डेमोक्रेसी का आकलन कैसे करें, उसका एस्टीमेट कैसे निकालें कि हाँ ये सच में जो है वो लाभदायक है या नुकसानदायक है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है इसमें क्या अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव या लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। फिर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है डेमोक्रेसी का। फिर इनइक्वलिटी अगर ख़त्म होती है तो इसको देखेंगे इनइक्वलिटी पे क्या असर पड़ता है, सोशल डाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ता है, और डिग्निटी एक इंडिविजुअल के सम्मान पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया पता चल गया कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो अगर आप लोग भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, मुझे पता है ना कि आप लोग कितना याद रखते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो पूरा चैप्टर पढ़ने का मतलब ही नहीं निकलेगा। इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो किसके पास होती है, वो पीपल के पास होती है, मीन्स लोगों के पास होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो लॉज होते हैं, जो पॉलिसीज होते हैं और लीडरशिप होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा अंडरटेकिंग जो भी काम किए जाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीपल के थ्रू किए जाते हैं। अब कैसे, आप लोग सोचोगे कैसे। तो सबसे पहली बात, जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया। तो आप लोग सोचोगे सांसद जी ने बनाया। ऐसा नहीं है, आपने बनाया। कैसे बनाया, ये इस तरीके से बनाया कि हमारे यहाँ एक खड़े हुए एमपी, हमने इनको किया वोट, अब ये जीत के गए और इन्होंने हमारी तरफ से चुना किसको, पीएम साहब को। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमने चुना पीएम साहब को ना, यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली चुना। ठीक है, अब अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी में तो आप ग्राम प्रधान लोगों को आप लोग डायरेक्ट वोट करते हो ना। विलेज लेवल पे अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान होते हैं, तो प्रधान जी को आप सीधा वोट करते हो और इनको ग्राम प्रधान बनाते हो कि ये ताकि हमारे लिए काम कर सकें। तो यहाँ पे आप ग्राम प्रधान किसने बनाया, इनको आपने बनाया। और किस तरीके से बनाया, डायरेक्टली बनाया। तो इस तरीके से यहाँ पे बात की गई है कि हाँ इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स किसके पास होंगी, आपके पास होंगी। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो कौन लेगा, आप लेंगे। अब जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब कोई निर्णय लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने वोट दिया तभी तो ये जीते प्राइम मिनिस्टर साहब, तभी तो प्राइम मिनिस्टर बन के आए। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी डिसीजन ये लेंगे पीपल के वेलफेयर के लिए लेंगे। अभी आगे हम लोग और भी जब जरा अंदर तक डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है वो किसके पास होती है, पीपल के पास होती है, लोगों के पास होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी बात। अगर हमको और भी अच्छे तरीके से समझना है तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी हम लोग ने समझा था कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी में पहले हमने पार्टी समझ लिया, फिर पॉलिटिकल समझ लिया, दोनों को मिला के पॉलिटिकल पार्टी समझ लिया। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से समझेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है ये किस किस वर्ड से मिलके बनी है। तो देखेंगे सबसे पहले कि ये ग्रीक वर्ड से एक बनी है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था, उसमें एक जो अलग अलग हम करते हैं इसमें से दो वर्ड निकल के आते हैं। ठीक है, एक तो आता है निकल के डेमोस और एक आता है क्रेटोस। ठीक है, डेमोस और क्रेटोस। तो डेमोस का क्या मतलब होता है, मतलब पूरी सिटीजन जो कि किसी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में रहती है, मतलब पब्लिक कहीं भी, चाहे वो गांव में रहती हो चाहे शहर में रहती हो, देश का, जिस देश के बारे में हम लोग बात करेंगे उस देश की पब्लिक, जैसे इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया की पब्लिक, इंडिया के सिटीजन। तो डेमोस का मतलब हो गया पीपल और क्रेटोस का मतलब हो गया रूल। ठीक है, रूल यहाँ पे मतलब पावर और रूल, क्रेटोस का मतलब पावर या फिर रूल। तो ऐसा रूल जो कि लोगों के द्वारा किया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। सीधी सीधे शब्दों में आप लोग ऐसा बोल सकते हो, ऐसा रूल जो कि पीपल के द्वारा किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे, रूल फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों के लिए लोगों द्वारा। अब इसी से रिलेटेड एक और डिफिनेशन हम लोग निकाल के ले आते हैं। अब्राहम लिंकन साहब जो थे, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, इजीएस्ट डिफिनेशन। अगर आप लोग बड़ा सा डिफिनेशन नहीं याद कर पाते हो, किसी को ये सुना दो, बढ़िया तारीफ हो जाएगी। ठीक है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मीन्स लोगों का गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट, ठीक है, के द्वारा गवर्नमेंट और लोगों के लिए गवर्नमेंट। ठीक है,
लोगों के लिए गवर्नमेंट। लोग तो चुनते हैं, तो लोगों का गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट और लोगों के लिए बनाया गया गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट को कौन सा बोल देते हैं? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये डिफिनेशन अब्राहम लिंकन जी के साहब जी के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे सीधे शब्दों में क्रेटोस का मतलब रूल, तो ऐसा रूल जो कि पीपल के द्वारा किया जाए, लोगों के द्वारा किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है, लोगों के लिए लोगों के द्वारा रूल करना ही डेमोक्रेसी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें आप लोगों को बोलने का अधिकार हो, सुनने का अधिकार हो, आपके पास वोट करने का अधिकार हो, आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का अधिकार हो, जब भी मौका मिले आपसे पूछा जाए कि हाँ ये डिसीजन हम लेने जा रहे हैं, क्या ये डिसीजन सही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने जो इसमें हमको पढ़ना है उस पे आते हैं कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का आकलन कैसे करें? एसेस का मतलब क्या होता है? आकलन। ठीक है, एस्टीमेट करना कि हाँ डेमोक्रेसी सच में लाभदायक है या नहीं, या इसके कौन कौन से आउटकम्स हैं। तो ये हम लोग तभी समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी बेहतरीन है या नहीं है, जब हम लोग इसको और भी जो इसके अल्टरनेटिव हैं उनसे कंपेयर करेंगे। तो इसके अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं? जैसे आप डिक्टेटरशिप देख लो, ठीक, एक तो डिक्टेटरशिप देख लो, एक आप देख लो मोनार्की। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो मोनार्की। तो मोनार्की में कौन करता है? राजा शासन करता है, और डिक्टेटरशिप में एक ही आदमी शासन करेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, आपके पास बोलने का अधिकार नहीं, आपके मुंह पे क्रॉस लगा हुआ है, आपके मुंह पे टेप चिपका हुआ है, और ये है हमारा सबसे बेहतरीन फॉर्म डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में आप देख रहे हो वोट दोगे, अब आप ही के वोट से चुन के एमपी या एमएलए या कोई भी पॉलिटिकल लीडर जाएगा, तो आप लोगों का कहना नहीं मानेगा, 5 साल बाद फिर वोट मांगने आएगा, भगा दो। तो इस तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर होती है, इसलिए हम लोग इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोगों का शासन बोलते हैं। इसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही लोगों का शासन होता है, और इसको मोनार्की बोलते हैं जहाँ पे राजा का शासन होता है। तो राजा का शासन जहाँ पे होगा वहाँ आपके पास अधिकार नहीं होंगे, क्योंकि आपको राजा चुनने का अधिकार नहीं होगा, वो उसको गॉड चुनेंगे, भगवान चुन के भेज देंगे। एक आदमी को राजा बना दिए भगवान, अब बाकी उसका जो लड़का आएगा वो राजा बनेगा, फिर उसका जो लड़का आएगा वो राजा बनेगा, फिर उसका जो लड़का आएगा वो राजा बनेगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये मीन्स ये वंशानुगत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। पीपुल अपना राजा नहीं बदल सकती, लेकिन डेमोक्रेसी में पीपुल अपना लीडर बदल सकती है। अगर वो हमारा कहना नहीं मानेगा, 5 साल बाद उठा के पटक देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। और डिक्टेटरशिप में भाई साहब उनका रूल है, तो आप लोग क्या ही करोगे, अगर कुछ करोगे तो मिलिट्री से पिटवाएंगे, फिर बाकी चुप हो जाओगे। तो अभी देखेंगे हम लोग और आगे, आपको और क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि हम लोगों को डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या किसके पास होती है? पीपल के पास होती है, लोगों के पास पावर होती है। कैसे पावर होती है लोगों के पास? हमने पहले डिस्कस किया ना, या तो डायरेक्टली पावर आ जाए या फिर इनडायरेक्टली पावर आ जाए। तो हमारे पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पावर होती है। जैसे हम लोग अगर किसी को जिता के भेजे, अब अगर वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे, 5 साल बाद फिर हमारे पास ही आएंगे। ठीक है, कहीं अलग नहीं जाएंगे, कोई दूसरा वोट डालने नहीं आएगा। फिर हम उनको सबक सिखाएंगे कि भाई साहब तुमने ऐसा किया था, ये चीज़, ये पॉलिसी तुमने गलत निकाली थी। तो इसीलिए हमारे यहाँ के लीडर थोड़ा जो है प्रेशर में रहते हैं, और इसी कारण हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है फैसले लेने में हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। ठीक है, अब देखिए कई जगहों पे कई कई तरीके से रूल होता है। जैसे हम डेमोक्रेसी के अल्टरनेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो अगर किसी का रूल नहीं रहेगा तो वहाँ पे एनार्की रहेगी। अगर एक लोगों का रूल रहेगा तो जैसे राजा का रहेगा तो मोनार्की रहेगी। अगर किसी पर्सन का रहेगा तो डिक्टेटरशिप रहेगा, जैसा हमने डिस्कस किया। कुछ लोग मिलकर रूल कर देंगे तो ओलिगार्की हो जाएगा। तो ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? कुलीन तंत्र होता है। अ रूल बाय गवर्नमेंट और अ रूल और गवर्नमेंट, मतलब ऐसे थोड़े स्मॉल ग्रुप या कुछ लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को चलाया जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग ओलिगार्की बोल देते हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, जैसे हम लोग ने देखा ग्राम प्रधान, और रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, जैसे एमपी और एमएलए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। एमपी कहाँ होंगे? लोकसभा में। एमएलए कहाँ होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब जैसे हम लोग, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपसे एक सिंपल सवाल पूछा जाए कि मान लीजिए 500 लोग हैं। अब आपको 500 लोगों से, ये तो बहुत कम नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 500 लोगों से एक डिसीजन मतलब मनवाना है कि भाई साहब ये डिसीजन सही है या नहीं। तो इन 500 लोगों में से बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिसका विचार होगा, मतलब जैसे मतलब
मतलब मैंने पूछा कि मान लीजिए डेमोक्रेसी लागू करना चाहिए या नहीं, तो मान लीजिए 260 लोगों ने बोल दिया कि लागू करना चाहिए, और जो है जो बचे बाकी जो बचे उन्होंने बोल दिया कि लागू नहीं करना चाहिए। तो 260 तो ज़्यादा हो गए ना, आधे से ज़्यादा हो गए, इसलिए हम लोग इनके डिसीजन को मान लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे यहाँ एमपी और एमएलए होते हैं उनका जब इलेक्शन होता है तो जब हम वोटिंग करते हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत के चला जाता है, और जब वो जीत के चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ये पीपल के वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं, तो ये लोगों के बातों को हमारे सामने रखेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो आई होप आपको इसके अल्टरनेटिव के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी इन सबसे बेहतर क्यों है। मान लीजिए मोनार्की नहीं सही है, ठीक है, ओलिगार्की नहीं सही है, या डिक्टेटरशिप नहीं सही है, तो क्यों नहीं सही है डेमोक्रेसी से, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सही हैं, तो अब हम इसी को देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो इसमें क्या होता है, इसमें इक्वलिटी होती है। डेमोक्रेसी में लोगों के बीच में इक्वलिटी होती है, सबके पास एक वोट है, वो अपना वोट कास्ट करेंगे और लीडर को चुनेंगे। ठीक है, सभी के पास एक ही वोट होगा, इस तरीके से यहाँ पे इक्वलिटी है। ठीक है, अगर डिक्टेटरशिप में देख लिया जाए तो वहाँ पे इक्वलिटी तो नहीं होगा ना। जो मान लीजिए शासन है, जो एक आदमी रूल कर रहा है पूरे कंट्री पे, ठीक है, जो डिक्टेटरशिप में हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिक्टेटरशिप में एक आदमी पूरे पर रूल कर रहा है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे एक ही आदमी रूल कर रहा है ना। तो एक आदमी जब पूरे पर रूल कर रहा है तो वो चाहे किसी को चाहे तो ज़्यादा वैल्यू दे, किसी को चाहे तो कम वैल्यू दे, लेकिन जो डेमोक्रेसी है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इक्वलिटी आपको देना पड़ेगा, और ये आपका फंडामेंटल राइट भी है। अगर आप आगे पढ़ते हो सोशल साइंस से तो आप लोगों को पता भी चलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गलती सुधारने का मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने नेता साहब को चुन के भेजा, ठीक है, अब वो गए वहाँ पे अपने आप को बहुत ही मतलब बड़ा हीरो समझने लगे, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, बाकी अपना करप्शन में बिजी हैं, 5 साल बाद फिर घूम के आप ही के पास आएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया, अब इनको गिरा दीजिए सत्ता से। ठीक है, सारा घमंड इनका चूर चूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक मतलब चांस मिलता है कि अपनी गलती को सुधारिए। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेथड होता है कि जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनको सुधारने का यहाँ पे वहाँ मेथड मिलता है। ठीक है, कि इसको सुधारा जा सकता है, मींस इलेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे कि इलेक्शन से हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। कैसे इंप्रूव होती है, जहाँ जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हमको भी इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई डिसीजन लेना है, अब कोई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसने अपनी मिनिस्ट्री पे एक लिंक डाल दिया, ठीक है, कि भाई साहब जनता लोग आओ यहाँ पे वोट करो कि हाँ ये रूल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप लोग ये देखो कि क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई रूल पास हो गया, ठीक है, अब ये रूल हम लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो अब पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, फिर इस रूल को बदल दिया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने किसानों के बिल के बारे में सुना होगा, तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग और भी ज़्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अब जैसे आपके पास भले ही एक वोट है लेकिन आपके पास वोट मांगने लोग आएंगे जरूर, क्यों, क्योंकि एक वोट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो आपके पास डिग्निटी, आपको सम्मान मिलता है, किसमें, डेमोक्रेसी में। अब डिक्टेटरशिप है मान लीजिए, या मोनार्की है, राजा ने बोल दिया इसको पकड़ के जेल में डाल दो, मारो कूटो पीटो और छोड़ना मत, तो इस तरीके से वहां पे आपकी डिग्निटी हर्ट हुई ना। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं किया जा सकता है, सब जगह नियम है, कानून है, उसके लिए चला जाएगा, नियम कानून से चला जाएगा, अपने मन से नहीं चला जा सकता। तो इस तरीके से डिग्निटी आपकी बरकरार रहेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर हम लोग अपने आसपास के लोगों के बारे में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। अगर अदर अल्टरनेटिव के बारे में देखें तो जैसा हमने भी देखा कि डेमोक्रेसी और सबसे तो बेहतरीन ही है ना, क्योंकि उसके पास ये सारे जो फीचर्स हैं, ठीक है, कि हमको डिग्निटी मिलती है, सबसे बड़ी बात तो हमको जो सम्मान मिलता है, हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो नियम कानून के हिसाब से होगी, ना कि मनमाने तरीके से होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है, डेमोक्रेसी इसीलिए अच्छी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो कई लोग जो हैं वो इससे सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं सेटिस्फाई होते, क्योंकि वो और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा अच्छी हो। तो इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि वो लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में बहुत ही गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने आपसे बात किया कि नियम कानून के हिसाब से चला जाएगा, ठीक है, लेकिन कई बार जब जिसको हम लोग पावर देते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, वो जो है भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो सारे नियम और कानून को दांव
दांव पे लगा देते हैं और हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती करवाने लगते हैं या और भी कई सारी सिचुएशंस अराइज कर देते हैं। तो इसीलिए कई बार जो प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी होती है वो उतना ज़्यादा सही नहीं होती। तो हम लोग अब इस चीज़ में फंस गए, डिलेमा में फंस गए। किस डिलेमा में फंस गए कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में तो ठीक है, हमने पढ़ा भाई साहब बहुत ही अच्छा है, सभी से तो बेहतरीन है, अपने अल्टरनेटिव से तो सारे से बेहतरीन है, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये आ गई, प्रैक्टिस में तो कभी कभी गड़बड़ी हो गई तो फिर हमको डेमोक्रेसी भी नहीं चाहिए। जी नहीं, आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी ही नहीं चाहिए। अब डिलेमा क्या हुआ कि प्रिंसिपल में तो ये अच्छी है, लिखी जो लिखी गई बातें हैं उसमें तो जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि सम्मान मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, तमाम तरीके के जो हमको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसका डेमोक्रेसी का आउटकम क्या आया निकल के। जैसे डेमोक्रेसी हम लोग ने 9th में भी पढ़ रखा था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आउटकम। क्या जो डेमोक्रेसी से उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो अब हम लोग क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या ये सही है? मतलब क्या डेमोक्रेसी वास्तव में प्रैक्टिस में भी अच्छी है या केवल जो लिखी गई बातें हैं वही बहुत सुनहरी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं? तो लिखने में कोई मतलब नहीं है जब तक वो प्रैक्टिस में ना अच्छी हो, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो क्या होता है दोस्तों कि आज अगर देखा जाए तो 100 कंट्रीज से ज़्यादा में डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, ठीक है। उनके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपना इलेक्शन होल्ड करवाते हैं, ठीक है, और उनको जो है अपने सिटीजन्स को वो राइट भी प्रोवाइड कराते हैं। कई सारी कंट्रीज, 100 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनके पास डेमोक्रेसी है। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी तो गई हैं, और 100 कंट्रीज से ज़्यादा जब डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी बेहतरीन है और भी अल्टरनेटिव से, ठीक है। अब राजा का शासन ज़्यादातर जगहों पे नहीं है। जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, यूके में, इंग्लैंड में, जहाँ पे रानी का अभी भी क्राउन ताज माना जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे भी अब उतना पावर उनके पास नहीं रह गया है जितना कि उनके पास पहले हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें कॉमन है कि हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जैसे अपने भारत का एक संविधान है, हमारे यहाँ इलेक्शंस तो होते ही हैं, हमको बहुत सारे राइट्स भी दिए गए हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारे यहाँ है ही, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इनमें से ये सारे फीचर्स तो बहुत सारे डेमोक्रेसी में होते हैं, ठीक है, कि हाँ इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब सौरभ सर एक कहानी सुनाते हैं कि हाँ, मान लीजिए एक फैमिली में क्या होगा, एक फैमिली में मम्मी है, ठीक है, ये हैं पापा हैं, और ये उनके 3 बच्चे हैं। ये मान लीजिए गर्ल है, ये उनसे छोटे हैं, बॉय 1, और ये सबसे बड़े भाई साहब हैं, बॉय 2। अब मम्मी पापा चले गए बाहर और यहाँ घर में रखा है चिप्स। अब बड़े भैया क्या करेंगे, इन दोनों को कूट के और अपना चिप्स खा लेंगे। लेकिन अगर मम्मी पापा रहेंगे तो ये बड़े भैया नहीं खा पाएंगे। तो बड़ी मम्मी पापा के रहने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने अनुशासन बना के रखा। तो यही अनुशासन बना के रखना किसका काम है हमारी कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होता है ताकि कोई भी छोटा ना रहे और कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा ना रहे, सभी को बराबर में रखा जाए। जैसा कि डेमोक्रेसी का एक फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया, इक्वेलिटी मतलब सभी बराबर रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम लोग और भी तरीके से देखें तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। अगर हम सोशल सिचुएशंस देखें, इकोनॉमिक सिचुएशंस देखें, कल्चरल सिचुएशंस देखें, तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी आते हैं कि अगर हम मान लीजिए इकोनॉमिक सिचुएशन देख रहे हैं तो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उस गरीब को हमें उस अमीर के बराबर में जब तक हम ला के नहीं खड़ा कर देते, जब तक इक्वलिटी कहाँ है सोसाइटी में, ठीक है। सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी ऊंच नीच की बात होती है कि अब तुम नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति के हो, तो अभी भी इक्वलिटी कहाँ है, ठीक है। कल्चर की बात करें तो कई बार जो है होता है कि ये कल्चर यहाँ पे नहीं फॉलो किया जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को, अब हम लोग ने समझ तो लिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, हम लोग ये भी देख लिए डेमोक्रेसी अच्छी क्यों होती है बाकी अल्टरनेटिव से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आउटकम्स क्या निकल के आते हैं, क्या डेमोक्रेसी केवल लिखी गई बातों में अच्छी है, या जब हम उसको फॉलो करते हैं तो भी कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पॉलिटिकल आउटकम देखेंगे, एक इकोनॉमिक आउटकम देखेंगे, एक सोशल आउटकम देखेंगे, जैसा हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक में भी लिखा हुआ है सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर्स, ठीक है।
तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि इकोनॉमिक आउटकम क्या निकल के आता है और सोशल आउटकम क्या निकल के आता है और पॉलिटिकल आउटकम क्या निकल के आता है। तो पॉलिटिकल आउटकम हम जब देखेंगे तो इसमें जो गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल होती है या नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है या नहीं होती है, लेजिटिमेट होती है या नहीं होती है। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? तर्क संगत, ठीक है। तर्क संगत या आप बोल सकते हो न्याय संगत, ठीक है। न्याय संगत आप बोल सकते हो। 1 सेकेंड। न्याय संगत मीन्स अगर कोई फैसला लेती है गवर्नमेंट तो क्या उसके पीछे कोई कारण था, कोई विशेष रीजन था? अगर नहीं था तो फिर लेजिटिमेट नहीं होगी। अगर रीजन से कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो ही गवर्नमेंट लेजिटिमेट होगी, ठीक है। इकोनॉमिक में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक का क्या डेवलपमेंट हो रहा है डेमोक्रेसी फॉलो करने पे, क्या इनइक्वलिटी बराबर हो रही है, जो गरीब और अमीर का जो गैप है क्या वो सही हो रहा है, ठीक है, क्या गरीबी मिट रही है, या फिर हम लोग देखेंगे ये चीज़ तो यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सोशल आउटकम में क्या लोगों को सम्मान मिल रहा है, ठीक है। लोगों के पास क्या आज़ादी है बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। इस तरीके से क्या लोगों के बीच में इक्वलिटी है, क्या जेंडर इक्वलिटी है, क्या अनटचबिलिटी छुआछूत की भावना अब खत्म हो गई है या नहीं हो गई है, ठीक है। या सोशल डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ विभिन्नताएं हैं क्या वो अब एडजस्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं पॉलिटिकल आउटकम के बारे में, ठीक है, कि पॉलिटिकल आउटकम क्या निकल के आता है। क्या गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, लेजिटिमेट है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल आउटकम में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा आप लोग देख रहे होगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो ये लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? न्याय संगत, तर्क संगत। मीन्स गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो क्या उसके पीछे कोई तर्क है, कोई कारण है, ठोस कारण है? अगर नहीं है तो लेजिटिमेट नहीं होगा, ठीक है। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है आगे समझेंगे। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिव का मतलब रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग जिम्मेदार हो तो, ठीक है, जिम्मेदार हो तो ही रिस्पॉन्सिबल का मतलब जानोगे आप लोग। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो कार्टून दिया गया है बहुत ही बेहतरीन कार्टून दिया गया है। ये है गवर्नमेंट और ये है पब्लिक, ये है आम जनता। अब गवर्नमेंट तो देख लेती है कि पब्लिक क्या कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग देख पाते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या गवर्नमेंट भ्रष्टाचार में संलिप्त है या नहीं? तो गवर्नमेंट तो हमको देख लेती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग देख पाते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरीके से अपने फैसलों को ले रही है? अगर ये चीज़ हो पा रहा है कि गवर्नमेंट हमको देख रही है, हम गवर्नमेंट को भी देख पा रहे हैं कि वो गलत फैसले तो नहीं ले रही है, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहली चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्टून था इसलिए मैंने लगाया भी है यहाँ पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अकाउंट टेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अकाउंट टेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये मेरे द्वारा बनाया गया है तो आप लोगों को आई होप थोड़ा क्लियर होगा इससे। क्या हुआ है दोस्तों कि मान लीजिए ये आप लोग हो, ठीक है। अब आप लोग किसको चुन के भेजते हो? अपने नेताजी को चुन के भेजते हो आप लोग कि अब नेताजी तुम जाओ और मेरी आवाज़ को वहाँ पे रखो कि हम लोग के यहाँ, हम लोग के क्षेत्र में, मान लीजिए आपके क्षेत्र के जो सांसद साहब हैं उनको आपने जिताया और बोला कि भाई साहब तुम जाओ और तुम मेरी बात रखो कि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब नेताजी गए वहाँ पे आपकी बात रखेंगे, ठीक है। अब अगर नेताजी आपकी बात रखने में मतलब कामयाब नहीं रहे तो 5 साल बाद क्या करोगे? वोट नहीं दोगे और इनको हरा दोगे। तो इस तरीके से नेताजी आपके लिए अकाउंटेबल हुए। अकाउंटेबल वो क्यों हुए? क्योंकि अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं, वो या आप उनको पसंद नहीं करते हो या आपको वो उत्तर नहीं देते हैं तो आप उनको 5 साल बाद हरा सकते हो, आप उनको सजा दे सकते हो हरा कर, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो किसी पुलिस ऑफिसर को सोचो कि पुलिस ऑफिसर कोई कुछ गलत कर दिया, ठीक है। अब अगर आप उससे पूछोगे तो वो केवल आंसर देगा आपको कि भाई साहब मैं ये कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सोचो मैं पुलिस वाले को कोई दंड दे दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो केवल आपके लिए आंसरेबल है, अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल में आप अगर कोई आपको उत्तर नहीं दे रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको सजा दे सकते हो, लेकिन आंसरेबल होने पे आप उसको सजा नहीं दे सकते। लेकिन इस पुलिस वाले को सजा कौन दे सकता है? जिसको आपने जिता के भेजा था। तो इस तरीके से ये भी कहा जाता है कि ये पुलिस वाला आपके लिए इनडायरेक्टली अकाउंटेबल हुआ, क्योंकि मान लीजिए ये आपका कहना नहीं मान रहा है या आपको उत्तर नहीं दे रहा है तो आप बोलोगे जो जिसको आपने जिता के भेजा है और ये बोलेंगे इसको, तो इस तरीके से ये आपको देगा आंसर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आंसरेबल में आप उसको सजा नहीं दे सकते, अकाउंटेबल में आप उसको सजा दे सकते हो हराकर। तो ये था अकाउंटेबल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात कि लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने रूलर को खुद चुने,
ठीक है। ये आप लोग अगर पेन कॉपी लेके बैठे हो तो ये नोट्स भी बनाते चलो कि सबसे पहले लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने नेता को, अपने रूलर को, जिनके द्वारा उनको रूल किया जाना है, वो खुद चुने। जैसे क्लास मॉनिटर आप चुनते हो कि ये क्लास मॉनिटर हम लोगों को मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग रूलर चुनो कि ये रूलर मेरे ऊपर शासन करेगा। अब उसके ऊपर हम लोग मतलब जो है और कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर वो नहीं मान रहा है 5 साल बाद फिर आओ भैया पटक देंगे तुमको, ठीक है, उठा के। तो इस तरीके से आपको चुनने का अधिकार होना चाहिए और उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी पॉसिबल हो तो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना चाहिए किसको, सिटीजन को। लोगों को जब भी पॉसिबल हो, जब भी ज़रूरत समझा जाए, तब लोगों से ये डिसीजन के लिए पूछा जाए कि क्या ये चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना चाहिए डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी के ये दो मोस्ट जो है आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, तो ये आप लोग याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो मोस्ट बेसिक आउटकम क्या निकल के आता है डेमोक्रेसी का, वो क्या होना चाहिए कि ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो, मींस अपने सिटीजन के लिए अकाउंटेबल हो, उनके लिए काम करे। अगर काम ना करे तो 5 साल बाद फिर आओ भैया पटकेंगे तुमको। और रिस्पॉन्सिव हो उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशन के बारे में कि जैसे जब वो वोट मांगने आ रहे हैं नेताजी, तो वो हमसे बोलते हैं कि भाई साहब आपकी वोटवा दो, हम तुम्हारे लिए ये करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वो नहीं करवाते हैं तो 5 साल बाद वो फिर आएंगे ना, तो वो जब वो हमारे लिए जो के गए हैं उसको वो पूरा करें। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। और जो हमारी ज़रूरत है उसका इनको ख्याल हो, ठीक है, कि हाँ हमारे लोगों को, जिन्होंने हमको वोट दिया है, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सारी जो है बेसिक आउटकम निकल के आते हैं डेमोक्रेसी के। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, लोगों के पास पावर होना चाहिए कि वो अपना रूलर चुन सकें और उसको कंट्रोल कर सकें। और जब भी ज़रूरत समझा जाए लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए। और जो दूसरी बात, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के लिए अकाउंटेबल रहे। तीसरी बात क्या है कि उसको, उस गवर्नमेंट को जिसको उन्होंने जिता के भेजा है, उसको लोगों की ज़रूरतों के बारे में पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब मान लीजिए नेताजी आते हैं इलेक्शन में, प्रॉमिस करते हैं, ललचा जाते हो आप लोग और वोट दे देते हो। अब सारे प्रॉमिस जो है झोले में बांधते हैं और लेके चले जाते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखोगे इलेक्शन से पहले क्या होता है कि कहते हैं मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, तो आप लोग के पास ये राइट है कि वोट दे दो, ठीक है। आप बोलो मेरे पास वोट है, 5 साल बाद फिर आओगे, अगर अब की बार नहीं मानोगे अगली बार बताएंगे तुमको। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ रही होगी कि कहना क्या चाह रहा है चैप्टर। अब आप लोग अगर देखेंगे दोस्तों, 1 सेकेंड, ये दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि ऐसे कई लोगों का क्या शिकायत होता है, कई लोगों का ये शिकायत होता है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो डिसीजंस आते हैं वो बहुत ही टाइम लगता है उनमें। तो जी हाँ, टाइम तो लगता है, लेकिन उसमें कमी क्या रहती है अभी हम आपको बताते हैं। इसमें दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि ऐसी गवर्नमेंट है जो कि बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले रही है, ठीक है, बहुत ही क्विक डिसीजन ले रही है। कोई भी मुद्दा गया, डिसीजन ले लिया तुरंत कि भाई साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वो लोगों के द्वारा माना ना जाए। ठीक क्यों ना माना जाए, क्योंकि लोग उसको पसंद ही ना करते हो। लोग नहीं चाहते हो कि ये डिसीजन ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। जैसे मान लीजिए जल्दबाजी में आके गवर्नमेंट ने 3 बिल निकाल दिए। अब तीनों बिल किसानों को पसंद नहीं आए, किसानों ने बहुत दिनों तक जो है प्रोटेस्ट किया, फिर वो बिल वापस लिए गए जो है सरकार के द्वारा। तो इसी तरीके से हो सकता है जब डिसीजन बहुत ही फास्ट लिया जाए तो वो लोगों के द्वारा माना ना जाए, लोगों को मतलब उससे फायदा ना हो रहा हो, ठीक है। इसीलिए कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसा कि आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, भले ही टाइम लगता है लेकिन जो डिसीजन निकल कर आता है वो बहुत ही सटीक होता है, लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। इसीलिए क्योंकि तमाम नेता से पूछा जाता है, जो लोग जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, कि भाई साहब आपके क्षेत्रों की क्या ज़रूरत है, आपके क्षेत्रों की क्या ज़रूरत है। लोग अलग अलग ज़रूरतें बताते हैं, फिर सभी ज़रूरतों को एकत्रित किया जाता है, फिर उनसे कुछ कॉमन ज़रूरतें निकाली जाती हैं और फिर रूल बनाया जाता है। तो इस तरीके से भले ही टाइम लगता है लेकिन ऐसा डिसीजन निकल के आता है जो सभी लोगों के द्वारा माना जाए, ठीक है। लेकिन इसमें और दूसरी बात क्या है, सभी लोगों के द्वारा मानी जाए, पहली बात होगी। लेकिन दूसरी बात क्या है जो टाइम लगता है, दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। प्रोसीजर
जैसे कुछ प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए एडमिशन लेने का एक प्रोसेस होता है ना, कि आप पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे, फिर उसका एग्ज़ाम दोगे, फिर अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई होगे तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो उसी तरीके से कुछ प्रोसीजर होते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोसीजर को फॉलो करके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ना कि सीधा कोई डिक्टेटरशिप है, एक आदमी का रूल है, भाई साहब ये रूल लागू होना चाहिए, राजा का रूल है, भाई साहब ये रूल लागू होना चाहिए, तुरंत जाओ सैनिकों और तुरंत पूरे देश में कोहराम मचा दो। तो इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग नॉर्म्स पे, कुछ जो है प्रिंसिपल्स पे हम लोग चलते हैं, इसीलिए टाइम लगता है। तो हम उनके लिए कोई भी जो है उनके मतलब उनके प्रति जो हमारे नॉर्म्स और प्रोसीजर्स हैं उनके प्रति हम कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकते, इसीलिए टाइम लगता है। तो पहली बात क्या हुई, पहली बात टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग जो है हम लोग जो है ऐसा डिसीजन निकाल के लेके आते हैं जो कि सभी के द्वारा माना जाए, ठीक है, जो एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, ना कि मनमाने तरीके से कोई भी लॉ बना देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को टाइम लगता है कोई भी लॉ बनाने में। तो ये बात है डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत भी है अगर देखा जाए तो, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब अगर इसका डिसीजन देखा जाए तो मोर एक्सेप्टेबल भी होगा और इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि हम लोग ने जो है प्रिंसिपल के जो हमारे यहाँ कायदे कानून थे उनके चलते हम लोग ये लॉ लेके आए हैं, उनका हम लोग ने वायलेशन नहीं किया है। और दूसरा, ऐसे हम लोग नियम लेके आए हैं जो कि सभी के द्वारा माने जाएं, क्योंकि तमाम एमपी और एमएलए से हमने पूछ के ये लॉ बनाया है जो कि अपने अपने क्षेत्रों से जीत के आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि भले ही टाइम लगता है लेकिन उस टाइम का हम लोग को फायदा भी मिलता है। जैसे अब हम लोग एक और सिनेरियो देख लेते हैं। आप लोग देखिए, इलेक्शन में लंबी लंबी लाइन लगा के आप लोग खड़े होते हो कि वोट देने के लिए, तो वो जो लाइन लगाते हो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। क्यों चीज़ अच्छी चीज़ है? क्योंकि आप लोगों का जो नेता होगा, जो चुन के आप लोग भेजेंगे, वो वहाँ पे जाके आप लोगों की आवाज़ को रखने वाला है कि हाँ, इन लोगों की ये ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो इसलिए भले ही डेमोक्रेसी में इसी तरीके से भले ही डिसीजन आने में टाइम लगता हो, लेकिन ऐसा डिसीजन निकल के आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं डेमोक्रेसी में। अब अगर हम लोग देखें तो कुछ जो है जैसा कि हम लोग ने देखा ना कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होता है वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। नॉर्म्स एंड प्रोसीजर पे बेस्ड होता है। तो जब भी आपका मन करे तो आप लोग ये देख सकते हो कि जो ये फैसला आया है, क्या ये पूरे नियमों को मतलब नियमों का पालन करके आया है या नहीं। तो सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो इस चीज़ को चेक कर सके कि क्या ये करेक्ट प्रोसीजर से आया है, क्या ये सही कानून से या नियम से आया है। तो अगर आप इसको फाइंड कर लेते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। जैसा मैंने आपको एक कार्टून भी दिखाया था कि गवर्नमेंट को तो पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को क्या पता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से कानून लेके आ रही है। अगर मान लीजिए कि कोई भी बिल ऑर्डिनेंस से पास करा दिया गया, हालांकि बहुत हायर बात हो जाएगी, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग जिस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो कानून लेके आ रही है, जिन नियमों का पालन करके वो कानून को लेके आ रही है, तो अगर आप वो लोग नियम आप लोग वो नियम देख सको, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। मींस गवर्नमेंट के बीच में और आपके बीच में कुछ भी छिपा ना रहे। गवर्नमेंट ये देख सके आपको जरूरतें क्या हैं, आप कर क्या रहे हो, और आप देख सको कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो भले ही डेमोक्रेसी में टाइम लगता है, लेकिन ये नॉर्म्स एंड प्रोसीजर से कोई भी डिसीजन लेके आती है, और इसको हम लोग जो है पता भी कर सकते हैं कि क्या करेक्ट प्रोसीजर से ये नियम लेके आया गया है, ये फैसला लेके आया गया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो दोस्तों यहां से यहां तक आपको नोट में अपने नोट कर लेना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की डिफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और आपको पता भी होनी चाहिए। तो इसी के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इसी के लिए है आरटीआई। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपके बुक के पीछे एक केस स्टडी दी हुई है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक आदमी का राशन कार्ड जो है वो खो जाता है, फिर वो ऑफिस के चक्कर लगाता रहता है, ऑफिसर्स उसे दौड़ाते रहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। फिर जब वो परेशान हो जाता है, एक दिन वो फाइल कर देता है आरटीआई और पूछ लेता है कि मेरा राशन कार्ड खो गया है, अब बताइए कि किस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि मुझे राशन कार्ड दें और उनके खिलाफ मैं कंप्लेन कहाँ करूँ अगर वो मेरी बात को ना माने। तो जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उसके पास आते हैं, उसको अपने डिपार्टमेंट में बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसका फायदा उठा सकते हो राइट टू इंफॉर्मेशन का। मींस गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से क्या काम कर रही है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने कहीं भी जैसे आप टैक्स पे करते हो ना, तो अब आपके पास पूरा अधिकार है कि आप लोग ये जान सको कि जो मैंने टैक्स पे किया है इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। क्या हमारा ही टैक्स तो है, तो हमको पता होना चाहिए ना। इसी के लिए आपके पास आरटीआई है
है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई दाखिल कर सकते हो। जैसे अपने जो है ग्राम प्रधान के खिलाफ दायर कर सकते हो कि हाँ, ये जो बजट आया था उस पैसे का ये ग्राम प्रधान किए क्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन ये सारी चीजें गवर्नमेंट के बारे में आप सिर्फ डेमोक्रेसी में जान सकते हो, ठीक है, ना कि और जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं उनके बारे में जान सकते हो। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप नहीं पता कर सकते कि गवर्नमेंट किस तरीके से फैसला लेके आई। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी एक तरीके से बेहतर हो गई और सबसे, ठीक है। तो ये आउटकम निकल के आया डेमोक्रेसी का एक। अब दूसरी बात अगर हम लोग करें तो क्या करेंगे कि डेमोक्रेसी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग ऐसी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेसी से जो कि प्रोसीजर को फॉलो करे और अकाउंटेबल हो लोगों के लिए। मींस प्रोसीजर को फॉलो करे, नियम कानून को फॉलो करे और लोगों के लिए अकाउंटेबल हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी होगी? जो ट्रांसपेरेंट होगी। मींस आप जान सको गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जान सके आप क्या कर रहे हो। अकाउंटेबल हो, मींस आपको वो उत्तर देने के लायक हो कि भाई साहब ये कानून नहीं लाया जा सकता, ये दिक्कतें आ रही हैं, या आपकी ये दिक्कतें हैं तो हम इस पर कानून लाते हैं, अगर नहीं लाते हैं तो पटक दोगे। तो ये अकाउंटेबल हो गया। और रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो करें, नियम कानून को फॉलो करे, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो, मींस उसको पता हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और इस पर कानून लाना चाहिए। और इक्विटेबल हो, सबको बराबर लेके चले, ठीक है। और कंसेंसस ओरिएंटेड हो, मींस जो जो भी डिसीजंस आए वो आम सहमति से निकल कर आए, सबकी सहमति हो, ठीक है। मींस लोगों के द्वारा माना जाए, ऐसे डिसीजंस लेके आए गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा माना जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं गुड गवर्नेंस। एक टॉपिक आपका और कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक चीज हम लोग और, जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास ये सारी चीजें लिख के तो दे दी गई कि आप पता कर सकते हो गवर्नमेंट कैसे ले आई कैसे ले, लेकिन जब तक आरटीआई ना आता तब तक हमें क्या ये सच में अधिकार मिला था? नहीं मिला था। इसीलिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर सके जिससे हम ये पता कर सकें कि हाँ, गवर्नमेंट हमारे लिए अकाउंटेबल है या नहीं है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। अब जैसे आरटीआई है हमारे पास तो सभी जानते हैं अगर हम कोई गलत फैसला लेंगे, कोई आरटीआई फाइल कर दिया तो फिर हमको जवाब देना होगा। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब अगर आप लोग कुछ चीज़ें देखोगे तो कुछ चीज़ें डेमोक्रेसी में तो होनी ही चाहिए, जैसा कि आपको पहले से ही पता है क्या, कि जैसे रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि छापेमारी करा के जीत लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पब्लिक में डिबेट होना चाहिए कोई भी कानून लाने से पहले, और लोगों के पास ये भी जो है अधिकार होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के फंक्शन को चेक कर सके। जैसे हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जाना, तो ये सारी जो है डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं। तो हम लोग ने देखा कि हमारे पास एक अधिकार तो है कि हम लोग गवर्नमेंट को चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। तो इसलिए एक आउटकम निकल के आया है कि हाँ, डेमोक्रेसी इस तरीके से, तो और बाकी जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं उनसे तो इस मायने में तो बेहतर ही है। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें निकाल कर आए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इंडिया में तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर और कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे इलेक्शन का मौका ही नहीं दिया जाता और जो लीडर हैं वही लीडर बने रहते हैं। जैसे मैं दो पर्सनालिटी के बारे में बात करूँगा, एक ये है रसिया के लीडर और एक ये हैं चाइना के लीडर। अब ये दोनों बहुत ही लंबे टाइम से जो है पावर में हैं, ठीक है, और इन्होंने तो बोल दिया अभी हम 2039 तक रहने वाले हैं। तो इस तरीके से व्लादिमीर पुतिन इनका नाम है और इनका शी जिनपिंग नाम है। तो ये दोनों, ये चाइना के लीडर हैं और ये रसिया के लीडर हैं। तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि इलेक्शन ज़्यादा नहीं कराए जाते और कराए भी जाते हैं तो एक ही पार्टी का दबदबा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे जगहों पे क्या होगा कि डेमोक्रेसी का आउटकम तो निकल के नहीं आया ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आउटकम हमारे यहाँ बेहतरीन है, एक मायने में आप ऐसा बोल सकते हो। अब आप अगर देखो तो अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ पे सभी मिलकर डिसीजन ले तो वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट होगा ना, तो उस पर सभी काम करेंगे। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में माना जाता है जब जनता का डिसीजन होगा तो जनता उसको सपोर्ट करेगी, और ये सबसे बेहतरीन आउटकम है हमारा, ठीक है, डेमोक्रेसी का। अब अगर देखा जाए तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं और एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी क्या करती है, एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो कि अकाउंटेबल हो सिटीजन्स के लिए, और उनके नीड्स को और उनके एक्सपेक्टेशन को उसको पता हो कि लोगों को ज़रूरत क्या है और लोगों की मुझसे आशाएँ क्या हैं, लोग मुझसे क्या आशाएँ लगा के बैठे हैं, उस गवर्नमेंट को ये पता हो और वो गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल हो। अब डेमोक्रेसी तीन चीज़ करती है, क्या क्या करती है
ये डिसीजन मेकिंग में जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं इनको फॉलो करती है। डेमोक्रेसी ये सुनिश्चित करती है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी नियम और कानून को उल्लंघन करते हुए कोई लॉ ना लाए, नियम और कानून का पालन करके ही कोई लॉ लेके आए, ठीक है। सिटीजन के पास ये राइट हो कि वो जो है किस तरीके से ये फैसला लिया गया है उसका वो पता लगा सके, जैसा कि आरटीआई हमने एक चीज़ डिस्कस किया, तो ये भी हमारे यहाँ है और इसी को हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक और काम करती है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराए जिससे जो है गवर्नमेंट वो अकाउंटेबल हम लोग रख सकें, जैसे हमारे यहाँ आरटीआई है, हम इससे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकते हैं और जो है डिसीजन मेकिंग में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो ये सारी चीज़ें थी अभी तक जो हमने पढ़ी। अब अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ों को तो छोड़िए, लेकिन एक मायने में डेमोक्रेसी बहुत ही बेहतर है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी अल्टरनेटिव से बहुत ही बेहतर है। वो किस मामले में है? वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट के मामले में है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई जो है वो फैसला लेके आती है या कोई जो है कानून लेके आती है, कोई भी लॉ लेके आती है, तो उसके पीछे क्या कोई तर्क था, कोई रीज़न था, कोई ठोस कारण था, तो ये पता कर सकते हैं हम लोग ना। तो ये बात यहाँ पे की जाती है, इस मायने में बहुत ही बेहतरीन होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और इसीलिए हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया। क्या क्या चीज़ें हम लोग ने पढ़ा? कि अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी नहीं आ पाते, क्योंकि नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना रहता है, फिर ऐसे डिसीजंस लेके आने होते हैं जो सबके द्वारा माने जाएं, ठीक है। फिर दूसरी बात हम लोग ने क्या देखा कि किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले तमाम तरीके से हम लोगों को देखना पड़ता है कि किसी नियम कानून का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। फिर अगर सभी नियम और कानून फॉलो भी हो गए तो वो क्या सबके द्वारा एक्सेप्टेबल है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इस मायने में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेहतर है और सब मामलों में। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट होती है। तो इस मायने में तो आउटकम अच्छा निकल के आया है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोटा मोटा हम लोग ने कैसे क्या पढ़ा? हाउ डू बी एसेस डेमोक्रेसी। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म है। क्यों बेटर फॉर्म है? अपने अल्टरनेटिव से, क्योंकि इसमें जो है लोगों को, हमने पढ़ा था ना कि लोगों को डिग्निटी मिलती है, मतलब क्वालिटी बढ़ती है, डिसीजन में लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं और जो है अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी का इन सारे मामलों में देखते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है बाकी अल्टरनेटिव से। अब दूसरा हम लोग देखें, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट होती है। अगर देखा जाए तो लोगों के पास अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा होता है। डेमोक्रेसी में लोग ये पता कर सकते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने अभी तक पढ़ा। अब दूसरा आउटकम हम लोग क्या देखेंगे? इकोनॉमिक आउटकम, ठीक है। अब इकोनॉमिक आउटकम में अगर हम लोग देखेंगे तो क्यों देखेंगे? सबसे पहले तो ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर डेमोक्रेसी मान लीजिए कि फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो क्या ये हम लोग को नहीं मतलब सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी तो फॉलो हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ हम लोगों के सम्मान के साथ साथ हम लोगों का डेवलपमेंट भी तो जरूरी है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या डेवलपमेंट जो है डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए क्या डेवलपमेंट लेके आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो एक आउटकम हम लोग अब देखेंगे इकोनॉमिक आउटकम। जैसे पॉलिटिकल आउटकम हमने देखा कि इसमें अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट होती है। अब इसी तरीके से इकोनॉमिक आउटकम में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अभी जो है एविडेंस जो दिखाते हैं, जो सबूत है हमारे पास, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन कुछ नहीं है। इसका जो परफॉर्मेंस है डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए डेवलपमेंट लाना, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम कंसिडर करेंगे 50 सालों के लिए, ठीक है, 1950 एंड 2000 के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, 50 साल का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 50 सालों में अगर हम कंपेयर करेंगे जहां पे डिक्टेटरशिप है और जहां पे डेमोक्रेसी है, इन दोनों के बीच में कि वहां पे डेवलपमेंट कैसा रहा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस डेमोक्रेसी का निकल के नहीं आता है, ठीक है। डिक्टेटरशिप में देखेंगे और डेमोक्रेसी में देखेंगे, अभी मैं आगे आपको टेबल भी दिखाऊंगा, ठीक है। डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा हाइयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज, मतलब अब डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा नहीं लाया जा सका। ये तो हम लोग ने देखा, ठीक है। और ये चीज़ हमको जो है वो परेशान भी करती है, लेकिन ये अकेला कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखे 3 अच्छे कारण भी हैं ना पॉलिटिकल आउटकम में, कि अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिटिमेट होती है। हालांकि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो डेमोक्रेसी खराब हो गई। इसके और तमाम अच्छे कारण भी तो हैं।
हैं तो उनको भी तो देखना चाहिए। और दूसरी बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप लोग इकोनॉमिक पढ़े होंगे तो, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है सिर्फ ये डिपेंड कर दिया कि हाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है, तो कई चीज़ों पे, जैसे आप लोग देखोगे कंट्री के पॉपुलेशन कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है, अपने यहाँ, लेकिन उनको कंज्यूम भी तो हम ही लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रोड्यूस कर लिए बीट और शुगर केन, मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, बीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिए मान लीजिए। अब चावल और गेहूँ फ्री में राशन मिलता है ना, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं हम ही लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो बाहर हम लोग एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक हम लोग बाहर नहीं भेज पाएंगे तो पैसा कैसे आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ग्लोबल की सिचुएशन कैसी है, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है ना, तो अब अगर आप देखोगे तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये गेहूं को एक्सपोर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि रसिया पहले एक्सपोर्ट करता था, अब रसिया वार में बिजी है, तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इस समय अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो ऑयल हम लोग बाहर से खरीद के लेके आते हैं तेल, तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग को नुकसान भी है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्या दूसरे कंट्रीज से हम लोग को सहयोग मिल रहा है, दूसरी कंट्री क्या हमारी मदद कर रही है। और दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग ने प्रायोरिटीज रखी हैं, ठीक है। अब जैसे फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है ग्रोथ दिला सकते हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसलिए भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इन तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को नहीं फॉलो किया तो डेमोक्रेसी ही छोड़ दो, ठीक है। अगर यही चीज़ देखें हम लोग डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में 50 सालों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है डेमोक्रेसी का, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये आप लोग देखोगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में और ये देखोगे डिक्टोरियल कंट्रीज़ में, डिक्टेटोरियल कंट्रीज़ में, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है और जहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट निकल के आया वो 3.95 निकल के आया, वहीं डिक्टेटरशिप में 4.42 निकल के आया। लेकिन अगर गरीब कंट्रीज़ की बात हम लोग करें, जहाँ पे गरीब कंट्रीज़ हैं लेकिन वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, और गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं निकल के आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहीं पे अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाया डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तमाम चीज़ों पर जो है डिपेंड होता है, जैसे ये चारों चीज़ें हैं, तो एक अकेला चीज़ जो है वो कारण नहीं बन सकता। तो एक खैर ये भी एक अच्छा तरीका था। अब हम लोग देखेंगे क्या ये जो है वो इनइक्वालिटी को और पॉवर्टी को क्या ख़त्म कर पाता है, जो हमारा डेमोक्रेसी है। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ये चीज़ देखेंगे। तो अब चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, कि मान लीजिए कि कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर लेती है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर लेती है, लेकिन क्या अब रिसोर्सेज सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग अचीव कर लिए, लेकिन जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं, क्या वो सभी में बराबरी डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे हैं, या फिर कोई ज़्यादा पा रहा है या कम पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे। अब अगर पॉलिटिकल इक्वलिटी, तो हमने देखा कि सबके पास वोट का अधिकार है और एक वोट का एक ही वैल्यू है, ठीक है, कि आपके वोट का भी उतना ही वैल्यू है और हमारे वोट का भी उतना ही वैल्यू है। लेकिन क्या इकोनॉमी में ऐसा है? इकोनॉमिक सिचुएशन में अगर हम देखें तो क्या ऐसा है? जैसे मान लीजिए जैसे वोट का वैल्यू आपके बराबर था, क्या आपको बराबर का जो रिसोर्स है वो मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कमी क्या निकल के आती है, ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अल्ट्रा रिच वो बहुत ही ज़्यादा जो है वेल्थ इंजॉय करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए अभी हम लोग समझेंगे आगे। कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास क्या है कि केवल वो इतना ही है कि वो, मतलब आप ऐसा बोलो, ऐसा समझो कि कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी चला सकें, और कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपना पूरा फेंकते चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा कार्टून, ये वाला कार्टून। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरी दुनिया है। अब इस पूरी दुनिया का जो ये 2% है, ठीक है, ये 2% है, ये पाएगा गरीब, और ये जो पूरी दुनिया बची ये कौन पा जाएगा? ये पा जाएगा अमीर, ठीक है। ये अमीर को मिल जाएगा। तो जो रिसोर्स हुआ वो बराबरी में डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ? जो गरीब था उसको तो 2% मिला, बाकी जो 50% हुआ ये तो पूरा अमीर को ही मिल गया, ठीक है। तो किसी किसी को 50% मिल गया क्या, और बाकी दुनिया 2% में गुजारा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों को इसको बराबर में बांटना होगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो किसी किसी का जो टोटल इनकम है वो पूरे कंट्री में शेयर बढ़ता जाता है, ठीक है, मतलब वो कंट्री में कॉन्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाई होती जाती है।
और किसी किसी का रोटी कपड़ा मकान भी सही से नहीं हो पाता है। तो आप लोग यहाँ पे ये देखिएगा कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी हमेशा कम होती है, जो ओनर होता है उसकी सैलरी हमेशा ज़्यादा होती है। हालांकि ये भी कई चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे जिसके पास जैसी स्किल है उसकी वैसी इनकम है, ऐसा भी आप बोल सकते हो ना। लेकिन जो गरीब है, जो फुटपाथ पे रहता है, उसके बारे में क्या क्या उसको वो सारी रिसोर्सेज मिल पाते हैं? जैसे अभी हम फ्री राशन बांट रहे हैं, तो क्या उसको भी राशन मिल पा रहा है, ये हम लोगों को देखना होता है। ठीक है, तो एक आउटकम अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एक कमी निकल के आती है कि जो रिच है वो और रिच होता जाता है, जो पुअर है वो और पुअर होता जाता है। ठीक है, और जो मिडिल है वो मिडिल में ही रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक कमी निकल के आती है। मान लो किसी को आप जिता के भेजते हो, अब वो खा के इतने मोटे हो गए इतने मोटे हो गए दोस्तों कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि गरीब है कहाँ, जिसने मुझे वोट दिया था वो है कहाँ। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। जैसा कि हमने देखा ना कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको हमारी ज़रूरतों के बारे में भी पता हो। इनको तो पता ही नहीं है, ये अपने पेट की वजह से हमको देख ही नहीं पा रहे हैं, पूछ रहे हैं वेयर इज़ पुअर। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब अगर देखा जाए तो जो सोसाइटी के नीचे में है, बॉटम में है, ठीक है, वो बहुत ही कम डिपेंड होते हैं। ठीक है, और उनका जो इनकम है वो बहुत ही कम होता है। मीन्स जैसे हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनका इनकम जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ऐसी बात की जा रही है। ठीक है, और समटाइम्स इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अपनी लाइफ भी नहीं चला पाते बेचारे, वो रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं पाते हैं, प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटी नहीं पाते हैं, एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं। तो कई बार ये सारी जो है वो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक ख़राब आउटकम निकल के आया। कैसे ख़राब आउटकम निकल के आया? क्योंकि हमने देखा डेमोक्रेसी क्या इन्हेंस करती है, इक्वलिटी इन्हेंस करती है कि सभी को बराबरी का अधिकार हो, सभी बराबर में रहें। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, इक्वलिटी निकल के नहीं आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी जो है ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं नज़र आई। डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं नज़र आई, किसको? ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने में। तो ये एक ख़राब आउटकम निकल के आया। तो अब डेमोक्रेसी हम जो प्रिंसिपल में पढ़े थे, एक आउटकम तो अच्छा निकल कर आया भाई साहब कि पॉलिटिकल आउटकम अच्छा था, लेकिन इकोनॉमिक आउटकम उतना अच्छा नहीं निकल के आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। जब तक हम गरीब को अमीर के साथ में ला कर ना खड़ा कर दें, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी हुई वो इस चीज़ को जो इस चीज़ में फेल हो गई कि वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को बराबर नहीं कर पाई। तो ये एक ख़राब आउटकम निकल के आया। अब हम देखें पॉलिटिकल आउटकम, हमने देखा इकोनॉमिक आउटकम, अब हम आते हैं सोशल आउटकम पे। लास्ट टॉपिक सोशल आउटकम में ही हम सब कुछ पढ़ लेंगे, सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी, सब कुछ पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे आउटकम्स हम निकाल के लेके आए। तो पॉलिटिकल आउटकम तो अच्छा निकल कर आया कि हाँ, इसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट होती है। लेकिन इकोनॉमिक आउटकम अच्छा निकल कर नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं। इसके बीच का डिफरेंस जो है डेमोक्रेसी ख़त्म करने में असफल रह गई। इसलिए हम लोग इकोनॉमिक जो आउटकम निकल कर आया ये उतना ज़्यादा सही निकल कर नहीं आया। अब हम लोग सोशल आउटकम देखते हैं। तो सोशल आउटकम में एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो कि फुली एंड परमानेंटली हमेशा के लिए जो हमारे यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट ग्रुप में, इनको जो है वो सुलझा सके। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, तमाम चीज़ों के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर लोग डिवाइडेड हैं। ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर लोग डिवाइडेड हैं। तो अब इनको, जो लोग डिवाइडेड हैं, इनको हम लोग ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं या एक कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसीलिए इंडिया को हम लोग बार बार क्या कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भले ही डाइवर्सिटी है लेकिन उसमें यूनिटी है, उसमें एकता है। तो हम लोग, कोई भी सोसाइटी, केवल डेमोक्रेसी ही नहीं है, कोई भी सोसाइटी इस डिफरेंस को नहीं खत्म कर सकती। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस डिफरेंस को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन एक काम तो कर सकती है, उसकी रिस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, उस डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट कर सकती है और एक ऐसा मैकेनिज्म बना सकती है कि सभी को साथ में लेके चला जा सके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो। ठीक है, या फिर चाहे वो तमिल बोलता हो, चाहे तेलुगु बोलता हो, चाहे वो हिंदी बोलता हो, संस्कृत बोलता हो, उर्दू बोलता हो। मीन्स किसी भी आधार पर सोसाइटी डिवाइड है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य बनता है कि वो सभी की रिस्पेक्ट करे, जो भी रिलीजन हमारे यहाँ है सभी की रिस्पेक्ट करे,
और सभी को साथ में लेके चले, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा सभी को साथ में लेके चले, ठीक है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी इन सब में सबसे बेहतरीन है, अगर इसके अल्टरनेटिव में देखा जाए तो हमने देखा पॉलिटिकल में तो डेमोक्रेसी बेहतरीन थी, पॉलिटिकल आउटकम अच्छा निकल कर आया था कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल था, रिस्पॉन्सिव था, लेजिटिमेट था। लेकिन इकोनॉमी में थोड़ा डेमोक्रेसी फेल हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया, हमने टेबल भी देखा। और डेमोक्रेसी फेल रह गई किसमें, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस खत्म करने में। लेकिन अगर यहाँ पे आप सोशल आउटकम देखोगे तो यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी एक बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो इसके अल्टरनेटिव्स है वो तो और भी खराब हैं, ठीक है, वो तो और भी खराब हो जाएंगे अगर ऐसे सिचुएशन में वो फंसते हैं तो। जैसे अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना में एक उगिर कम्युनिटी है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी मानी जाती है, वहाँ पे चाइना उनको बहुत परेशान करता है। तो इस तरीके से चाइना में डेमोक्रेसी है भी नहीं, ठीक है, अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर आप देखोगे अल्टरनेटिव देखोगे डेमोक्रेसी का, तो वो इस चीज़ में फेल हो जाएगा, वो इतनी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं कि कोई भी सोसाइटी पूरी तरीके से तो इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं खत्म कर सकती, लेकिन एक बेहतर एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का क्या काम होगा कि इन सारे डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करे और सभी को साथ में लेके चले, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी इसमें बेस्ट निकल कर आती है। अब आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से बेस्ट निकल कर आती है, ठीक है। अब जैसे नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम में क्या होता है, हमेशा ब्लाइंड आई होता है, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोगों से मतलब ही नहीं होता है, लोगों के द्वारा तो वो चुने नहीं जाते हैं, डिक्टेटर तो खुद चुना जाता है ना। तो इस तरीके से उसको लोगों के लिए मतलब क्यों रहेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों से मतलब होता है लोगों को। अब आगे हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही बेस्ट चीज़ लिखी गई है एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखा गया है कि एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, इसके पास डेमोक्रेसी के पास ये एबिलिटी है कि ये सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कर सके, ठीक है। जो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसको हैंडल कर सके, और डिविजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको हैंडल कर सके। इसीलिए ये किसका प्लस पॉइंट निकल कर आता है, ठीक है। इसीलिए डेमोक्रेटिक रिजिम का ये एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगर देखें तो डेमोक्रेसी को अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो इसके दो कंडीशंस है वो फॉलो करने चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी को। वो दो कंडीशंस कौन से हैं, मान लीजिए, अब आप यहां पे नहीं समझोगे, यहां पे समझोगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके गांव में 600 लोग रहते हैं, जिसमें से मान लीजिए 350 लोगों ने एक आदमी को वोट दिया ए को, और बाकी जो बचे 250 लोग उन्होंने वोट दे दिया बी को। अब लेकिन सबसे ज़्यादा वोट पाया है ए ने, तो ए आपके यहाँ से जीत गया, ठीक है। लेकिन अभी ए जब यहाँ पे जाएगा, जब लोकसभा में जाएगा जीत के, तो ये ए केवल इन 350 लोगों की आवाज़ नहीं रखेगा, ये इन 250 की भी आवाज़ तो रखेगा, क्योंकि इन्होंने भले ही इसको वोट नहीं दिया लेकिन वो आते तो इस एरिया में ही है ना। तो इस तरीके से ये होता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी को ध्यान में लेके चला जाता है, जिन्होंने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इन्होंने वोट नहीं दिया, मैं इनके लिए कानून नहीं बनाऊंगा, ठीक है, या इस धर्म ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं इसके लिए कानून नहीं बनाऊंगा। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, अगर आप लोग देखोगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का, सेकुलरिज्म, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये एक नेसेसरी हो जाता है समझना, क्या चीज़, कि जो सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, जो एक तो सबसे ज़्यादा जिसके पास वोट होगा वही जीत के आएगा, ये तो बात सही है, लेकिन उस मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 350 वाला मेजॉरिटी में था और 250 वाला माइनॉरिटी है, तो इस 250 वाले ग्रुप के बारे में भी ये सोचेंगे ना, जो इनके द्वारा वोट देकर जिताए गए हैं। तो ये ए वाला पर्सन इन 250 के बारे में भी कानून बनाएगा और इन 350 वालों के बारे में भी कानून बनाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो ये बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट होती है, किस टाइप में, कि ये सबके बारे में सोचती है, सबको रिप्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं कि जिन्होंने इनको वोट दिया है केवल उन्हीं को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का ओपिनियन जो होता है ये हमेशा परमानेंट भी नहीं होता। मान लीजिए जो 350 लोग वोट अब की बार ए को दिए थे, हो सकता है अगली बार वो बी को दे दें, तो क्या बी अब जो 250 लोग हैं इनसे बदला लेगा? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होती हैं, इसलिए ये बेस्ट होता है ऐसे डिफरेंसेस को हैंडल करने में, ठीक है। दूसरी बात, ये मेजॉरिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी हम लोग नहीं कह रहे हैं, मेजॉरिटी वोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वोट जैसे 350, तो ये ज़्यादा हुआ ना, तो ज़्यादा हुआ इसीलिए इसको हम मेजॉरिटी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी, अब जो ज़्यादा पॉपुलेशन में जो कम्युनिटी ज़्यादा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, लिंग्विस्टिक ग्रुप के नाम पे, इस पे हम लोग नहीं बांट रहे हैं। हम लोग वोट के आधार पर
जिन्होंने जिस पार्टी को ज़्यादा मात्रा में वोट दिया है उसको हम मेजॉरिटी बोल रहे हैं, और जिन्होंने कम दिया है उनको हम माइनॉरिटी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया और वो पार्टी जीत के आ गई, तो जिन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया उसके बारे में वो गलत गलत कानून बनाएगी, गलत गलत नियम बनाएगी। ऐसा नहीं है, वो सभी को साथ में लेके चलेगी। इसीलिए जो हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं इनको हैंडल करने में डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन दिखती है, और ये एक इसका प्लस पॉइंट निकल कर आता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो वो किसी को भी नहीं बांट सकता बर्थ के बेसिस पर। ठीक है, और जो है किसी भी मतलब चाहे वो धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, किसी भी आधार पर जो जीत के आता है वो लोगों को बांट नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं। अब जैसे आप मान लो कि आप कोई मतलब डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आपने जिसको वोट दिया वो पार्टी रूल में नहीं आई, तो ऐसा आप नहीं सोच सकते कि अब ये पार्टी मुझे जो है बहुत ही प्रताड़ित करेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो इन सब मामलों में डेमोक्रेसी अच्छी साबित होती है, और इसीलिए डेमोक्रेसी का एक प्लस पॉइंट है। तो ये भी एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। ये भी एक सोशल आउटकम है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में लोग क्या सोचते हैं, डेमोक्रेसी में लोग ये सोचते हैं कि मुझे जो है वो डिग्निटी मिले, मुझे जो है सम्मान मिले, और मुझे जो है आज़ादी मिले। जैसे आज़ादी किस चीज़ की, कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे साथ जो है भेदभाव ना किया जाए, मुझे जो मतलब छुआछूत के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर बांटा ना जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। और डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी इसमें कहीं हद तक कामयाब भी है, अगर ऐसा देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि अगर भले ही प्रिंसिपल में हो, लेकिन डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं उनमें ये माना जरूर जाता है कि लोगों को रिस्पेक्ट और फ्रीडम देनी चाहिए। ठीक है, अब ये डेमोक्रेसी इस चीज़ में बेहतरीन निकल कर आती है, लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड कराने में और लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कराने में। इन दोनों चीज़ों में भी जो है डेमोक्रेसी एक अच्छा साबित होता है। तो हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल में ये आउटकम अच्छा निकल कर आया, डेमोक्रेसी का रिजल्ट अच्छा निकल कर आया कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, गवर्नमेंट लेजिटिमेट होगी और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर हमने देखा इकोनॉमिक आउटकम, लेकिन इकोनॉमिक आउटकम उतना बेहतरीन निकल कर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस डेमोक्रेसी नहीं खत्म कर पाई। ठीक, जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए, और जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए। फिर हम लोग देख रहे हैं सोशल आउटकम। सोशल आउटकम में हमने देखा एक तो बेहतरीन चीज निकल कर ये आया कि जो सोशल डाइवर्सिटी है वो डेमोक्रेसी के पास ही ऐसी पावर है कि वो उसको हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन पावर सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का है, वो किसके पास है? डेमोक्रेसी के पास है। और दूसरी बात, डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड कराने का पावर किसके पास है? वो भी डेमोक्रेसी ही कर सकती है, दूसरी कोई कंट्री नहीं कर सकती, मतलब दूसरा कोई अल्टरनेटिव इसका नहीं कर सकता। तो कहीं भी अगर डेमोक्रेसी है तो लोग चाहते हैं मेरे पास डिग्निटी हो, मेरे पास फ्रीडम हो, और डेमोक्रेसी भले ही केवल लिखा हो उस कंट्री में, लेकिन जो जो कंट्रीज डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं उनमें ये चीज़ होता है कि रिस्पेक्ट और फ्रीडम लोगों को दिए जाने की बात की जाती है उन कंट्रीज में। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आप दो केस स्टडी मैं आपको बताता हूं। एक, महिलाओं को बहुत पहले से सम्मान नहीं मिलता था, जैसे सती प्रथा चलता था, फिर राजा राम मोहन साहब ने प्रोटेस्ट किया, फिर इस तरीके से इनको सम्मान मिलने लगा कि मतलब पति मर गया तो अब पत्नी नहीं जिंदा रह सकती, उसको भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी गलत प्रथाएं थी हमारे यहाँ। तो इसी तरीके से उस समय वुमन के सम्मान को नहीं देखा जाता था, और अभी भी कहीं ना कहीं ये कई सारी सोसाइटीज़ में थी, जैसे बहुत सारे टेम्पल्स में महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, और तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अब जो है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको जो है फ्रीडम देने की बात की जा रही है, उनको डिग्निटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। और अगर आज के समय में आप देखोगे तो आप कई हद तक ऐसा बोल सकते हो कि महिलाओं को भी बराबर का सम्मान मिलता है। ठीक है, और दूसरा बात, जो कास्ट इनइक्वलिटी थी कि तुम छोटी जात के हो, तुम ऊंची जात के हो, तो इसको भी हम लोग जो है कुछ हद तक रिजॉल्व करने के मतलब यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है दोस्तों ये किस चीज़ को इन्हेंस करता है? ये सोचता है कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कहीं भी अनटचेबिलिटी ना हो। जैसे अपने भारत की आप बात करोगे तो अपने यहाँ जो है तमाम फंडामेंटल राइट्स भी इसके बारे में बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी छुआछूत नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव किस आधार पर? कि तुम छोटी जात के हो, तुम ऊंची जात के हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम यहाँ पे पैदा हुए, तुम वहाँ पे पैदा हुए, तो इन सारी चीज़ों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और छुआछूत नहीं होना चाहिए, कास्ट इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में जो है ये डेमोक्रेसी एक अच्छी साबित हुई है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
दूसरी बात अगर आप देखोगे तो अगर आप स्किल के बेसिस पर देखोगे तो किसी को 1 नंबर दिया जा सकता है, किसी को 2 नंबर दिया जा सकता है, किसी को 3 नंबर दिया जा सकता है। जैसे आप मान लो फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, तो अब आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, आपको नंबर 1 पे रख दिया गया है, आप मैन ऑफ द मैच बन गए तो नंबर 1 पर हो गए। फिर बहुत उससे थोड़ा कम अच्छे खिलाड़ी हो तो 2 पे रख दिया गया। लेकिन डिग्निटी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसमें सबको बराबर का स्थान दिया जाता है, ठीक है, सम्मान सबको बराबर का देगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन देगा? डेमोक्रेसी देगी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पे बोली जाती हैं। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपके पास एक वोट है, ठीक है, और उस वोट की वैल्यू जितने भी लोगों के पास वोट का अधिकार है उनके बराबर है। मतलब आपका एक वोट किसी के एक वोट से बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे मान लीजिए मैं हूं और आप हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं वोट दूंगा तो दो दो गिना जाएगा और आप दोगे तो एक गिना जाएगा, क्योंकि आप नीची जात के हो, मैं ऊंची जात का हूं। तो ये चीज नहीं है, सबके पास बराबर का वोट है और उस वोट की कीमत भी बराबर है। तो लेकिन अब इतने सारे अच्छाइयां भी हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल आउटकम अच्छा निकल कर आया, इकोनॉमिक आउटकम उतना ज़्यादा अच्छा निकल कर नहीं आया, ठीक है। फिर जो सोशल आउटकम है ये भी अच्छा निकल कर आ रहा है, ठीक है। लेकिन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं रहती डेमोक्रेसी के बारे में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास कर लेता है तो उसके ऊपर दूसरे टेस्ट आ जाते हैं। कि मान लीजिए पॉलिटिकल आउटकम तो अच्छा है, लोग ये नहीं देखेंगे कि पॉलिटिकल आउटकम अच्छा है, लोग देखेंगे इकोनॉमिक आउटकम अच्छा क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एग्जामिनेशन पास करता है तो दूसरा एग्जामिनेशन उसको पास करना पड़ता है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मांग करते हैं। जैसे आप लोग भी देखते होंगे दोस्तों, कि छोटे बच्चे जो होते हैं अगर वो किसी चीज़ की मांग करते हैं तो आप उनको प्रोवाइड कराते चले जाते हो, तो लास्ट में ये सारी चीज़ें आपको ही भुगतनी पड़ती हैं और वो जिद्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी है कि लोगों को जितने ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं वो उतना ही ज़्यादा अधिकार मांगते हैं, और इस तरीके से वो और भी ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ कंक्लूजन के बारे में, और पूरा एकदम ग्राफ के मैटर से समझ लेते हैं। और अगर आप ये चीज़ बना लेते हो तो आपका पूरा जो है एग्ज़ाम के टाइम पर काम आ सकता है। आप जो है इसी को देख के सुबह एग्ज़ाम में जा सकते हो, ठीक है। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में हमने पॉलिटिकल आउटकम देखा, इकोनॉमिक आउटकम देखा और सोशल आउटकम देखा। पॉलिटिकल आउटकम बहुत अच्छा निकल कर आया, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट थी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट थी और लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी। लेकिन इकोनॉमिक आउटकम उतना बेहतरीन निकल कर नहीं आया, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को और गरीबी को नहीं मिटा सका। जो अमीर थे वो अमीर रह गए और जो गरीब थे और गरीब रह गए, और जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट हुआ वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, अगर हम डिक्टेटरशिप के कंपेरिजन में देखते हैं तो, ठीक है। अब सोशल आउटकम भी बेहतरीन निकल कर आया, क्योंकि डेमोक्रेसी ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हम सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड कराने की बात इसमें की जाती है। इसलिए सोशल आउटकम भी बेहतरीन निकल कर आया, पॉलिटिकल भी बेहतरीन निकल कर आया, इकोनॉमिक बेहतरीन निकल कर नहीं आया। तो ये रिजल्ट निकल आया किसका? मतलब आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का रिजल्ट निकल कर आया है। अगर इसका हम जब हमने इसका एग्जाम लिया तो ये सारे इसके रिजल्ट निकल कर आए हैं, ठीक है। अब ये अच्छा क्यों था पॉलिटिकल आउटकम? क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की गई, सबके बराबर के अधिकार के बारे में बात किया गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात किया गया, मेजॉरिटी के डिसीजन के बारे में बात किया गया, और ओपन डिबेट की बात की गई कि लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए डिसीजन में, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, ठीक है, और फिर वो सबके बारे में सोचेगी, ठीक है। और दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा निकल कर क्यों नहीं आया? क्योंकि डिग्निटी की बात की गई, इसमें पर्सन के, इसमें इक्वलिटी की बात की गई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सोशल इक्वलिटी जो कि फेल हो गया डेमोक्रेसी लाने में। ऐसी बात आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात जो निकल कर आई, इसमें ये सारी चीज़ें निकल कर आई कि ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा वोट देंगे उन्हीं के बारे में केवल सोचेंगे जो पार्टी जीत कर आती है। जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया है उसके बारे में भी वो बात करते हैं, और इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चलते हैं। इसीलिए ये बेहतरीन निकल कर आई, जो डेमोक्रेसी का जो रिजल्ट हुआ इन सारे मामलों में बेहतरीन निकल कर आया। अब अगर देखें डेमोक्रेसीज के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे बहुत ही अगर हम शानदार लीडर को चुन के भेज देते हैं लेकिन करप्शन में शामिल हो गया तो खराब हो गया, ठीक है। अगर वो रीजन बेस्ड हो गए तो भी खराब हो गए कि भाई साहब मैं इस रीजन का हूं, मैं इसी रीजन के बारे में ध्यान दूंगा। ऐसा नहीं है, सबके कंट्री के बारे में ध्यान देना चाहिए ना। जैसे
सॉरी फ्रेंड्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मान लीजिए यूपी से हैं, अब वो वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गए तो पूरा ध्यान यूपी पे ही दे दिए। जैसे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो गुजरात से निकल कर आए थे ना, तो गुजरात पे वो पूरा ध्यान दें प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो ऐसा होगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, जैसे लोग MP MLA खरीद लेते हैं, तो उसके बाद जैसे मेरे पास वोट की कमी पड़ रही है, मैं सरकार नहीं बना पा रहा हूँ, आपको पैसा दे दिया, आप मेरे पार्टी में शामिल हो गए, तो ये सारी चीज़ें। और लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जैसे MP MLA बहुत सारे ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, 8वीं पास हैं, 9वीं पास हैं, तो वो लोग वहाँ पे गए हैं, तो हमारे लिए कानून क्या बनाएंगे, ये बात की जाती है, ठीक है। पॉलिटिकल वायलेंस होता है, सोशल इनइक्वालिटी होती है, जैसे हमने देखा, ठीक है, कास्ट बेस होती है, तमाम तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, अमीर जो है वो अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, गरीबी है यहाँ पे, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे महिलाओं को अभी हम लोग बात करते हैं ना कि 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए महिलाओं के बारे में, फिर हमने देखा महिलाओं को कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है डेमोक्रेसी में, मतलब जब तक डेमोक्रेसी अगर हम लोग नहीं फॉलो करते हैं तो महिलाओं को कौन कौन से सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, कास्टिज्म होता है, कम्युनलिज्म होता है, तो ये सारी चीज़ें इसके चैलेंजेस भी हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है। अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक अच्छी बात यहाँ पे क्या बोली गई है कि आज परछाई से पूछ ही लिया क्यों चलती हो मेरे साथ, उसने भी हंसकर कहा दूसरा कौन है तेरे साथ। तो आप लोगों को केवल अपने ऊपर भरोसा करना है और अपनी परछाई के ऊपर भरोसा करना है, बाकी आपके साथ और कोई नहीं है। अगर आप लोग मान सकते हो अपने आप को आप मान लो ये हो, और ये जो आपकी परछाई बनती है ये है सरोकार क्लासेस। अगर आप सरोकार क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो तो सरोकार क्लासेस आपका साथ अंत समय तक निभाएगा और आपको एग्जाम में टॉप कराकर ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और ये सारी चीज़ें समझ कर आई होंगी। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे कि हाँ, जो चीज़ें हमने डिस्कस की क्या वो सारी चीज़ें हमको समझ में आई, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा इसमें कि पॉलिटिकल आउटकम अच्छा निकल कर आया, इकोनॉमिक आउटकम उतना ज़्यादा अच्छा निकल कर नहीं आया क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रह गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया इन कंपेरिजन टू डिक्टेटरशिप। पॉवर्टी को हटाने में हम लोग उतना ज़्यादा कामयाब नहीं रह पाए, और लोग इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें सोशल इक्वलिटी ये भी बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसी सिस्टम है जो कि इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोग इसमें ये चीज़ें डिस्कस करने वाले थे, तो एक बार देख लेते हैं क्या सभी चीज़ें डिस्कस हो गई। तो क्या हाउ डू बी एसेस, तो हमने देखा कि हाँ, बाकी के साथ कंपेयर करके देखा कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है, तो इस तरीके से हमने इसका आकलन किया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल बेसिस पर बांटा और फिर देखा अलग अलग कि किन किन चीज़ों में डेमोक्रेसी बेहतरीन है और किन किन चीज़ों में बेहतरीन नहीं है। अगर हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट देखा, फिर अकाउंटेबल और आंसरेबल में डिफरेंस भी देखा हम लोग ने। इकोनॉमिक ग्रोथ देखा कि हाँ, डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ में लेकर चलती है या नहीं चलती है, ठीक है। और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है या नहीं करती, और सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है या नहीं करती है, तो ये तो करती है, लेकिन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को जो है रिड्यूस करने में थोड़ा असक्षम रहेगी डेमोक्रेसी, तो ये हमने देखा। फिर डिग्निटी की बात करती है तो वुमेन और कास्ट इनइक्वालिटीज़ को हमने देखा, और यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो आई होप आपको भी ये सारी चीज़ क्लियरिटी हो गई होगी। अब अगर आप नोट्स चाहते हो तो इसी से नोट्स बना सकते हो, आप एग्जाम में यही पॉइंट्स लिख के आना, बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।